नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मां माठी मानुस, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला आपका चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज अंकिता भंडारी केस में क्योंकि चार्जशीट दर्ज होने वाली है तो इसका विधिक विश्लेषण केदार भंडारिया इसका करेंगे। विधिक विश्लेषण कहने का मतलब कि पुलकित को क्या फांसी होगी, कितने प्रतिशत चांस हैं, उम्र कैद होगी, कितने प्रतिशत चांस हैं, या 10 वर्ष की सज़ा होगी, कितने प्रतिशत चांस हैं। इस केस के लीगल मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और उस चार्जशीट के आधार पे क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे विस्तार के साथ। तो सबसे पहले इस विश्लेषण को, लीगल विश्लेषण को, सबसे कानूनी विश्लेषण को हम स्टार्ट करें। आप लोगों से मेरी इतनी अपील रहेगी कि राष्ट्रनीति उत्तराखंड ने हमेशा अंकिता भंडारी केस को फ्रंट फुट पे लड़ा है, केदार भंडारी केस को फ्रंट फुट पे लड़ा है। हर किसी के साथ अगर समाज के वीकर सेक्शन है, कोई भी गरीब किसान मजदूर के साथ अन्याय होता है तो हम प्रतिबद्ध हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको लगे कि इस वीडियो से हम कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले विधिक विश्लेषण देखिए। चार्जशीट में गौर से सुनिए, यहाँ पर जो धाराएं यूज की जा रही हैं, एक तो 302 यूज की जा रही है, 34 यूज की जाने वाली है, 120 बी यूज की जाने वाली है, और इसके अलावा एक गैंगस्टर एक्ट यूज किया जाने वाला है। अभी तक जो सरकार की बात आई है। अब एक होता है धारा लगा देना कहीं पर कि भाई तुम्हारे ऊपर फलाना धारा लगा दी गई, जैसे निकलना है निकलो, या इसके हिसाब से तुम्हें सज़ा हो जाएगी। लेकिन क्या कानून में, क्या अदालत में केवल धारा ही लगाना पर्याप्त है, या इन धाराओं को प्रूफ करने के लिए हमें इसके बदले में कोर्ट में ठोस एविडेंस देने पड़ते हैं, या ये ज़रूरी है? तो आप सब लोगों को पता है कि बगैर एविडेंस के ये चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। एक हमने उदाहरण देखा था किरण नेगी केस का, जहाँ पर पर्याप्त रूप में एविडेंस नहीं जमा किए गए थे तो दिक्कत हो गई थी और उन्हें छोड़ दिया गया। अब इस केस में जो चार्जशीट के आधार पे सरकार ने एक तो एसआईटी के बयान दिए हैं, दूसरा सरकार ने विधानसभा में कहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। अब वो सबूत क्या है, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि क्या ये सबूत पुलकित को फांसी के फंदे तक ले जाने में या कम से कम धारा 302 में कन्विक्ट करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले अगर एसआईटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एविडेंस है। ये कहते हैं कि जो व्हाट्सएप की हमें चैटिंग मिली है अंकिता की, इन लोगों के आपस में कॉल डिटेलिंग, मोबाइल की लोकेशन मिली है, इसे हम एक पर्याप्त सबूत के तौर पे मान सकते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि भाई जो डीएनए सैंपलिंग हुई है उसको रिलेटेड है। इसके बाद तीसरा जो एविडेंस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोट लगी हुई है, ये पूरी चीज़ें हैं। इसके बाद एक ये कहेंगे कि इकबालिया बयान जो हुआ है उसने अपना जुल्म जो है कबूल किया है। ये तो सरकार का कहना है, लेकिन क्या अदालत में इतनी ही एस्पेक्ट पे बात होगी? जरा इस बात को घुमाइए। अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि मैं अंकिता की तरफ के लिए लड़ने वाला वकील हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए इस केस को कि मैं पुलकित की तरफ का वकील हूँ और अब मुझे इन सबूतों को अदालत में कहीं ना कहीं चैलेंजेस करना है अपने मुवक्किल के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिकल एविडेंस में जहाँ तक है ये साबित हो भी गया कि चलो यस पुलकित ने मारा है, मान लिया जाएगा कि पुलकित ने इसको मारा है, ये बात साबित हो गई, ओके। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट में भी वो अंकिता की ही बॉडी थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली बात ये थी कि रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ है, ये बात खुद सरकार ने कह दिया। और इकबालिया बयान तो पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने दिया बयान कोई वैल्यू नहीं रखता, कोर्ट में आदमी अपने बयान से पलट भी सकता है। अब अगर पुलकित का होशियार वकील या पुलकित का वकील इस बात को इस तरीके से लेके जाए कि अंकिता और पुलकित में उस दिन बहस हुई थी
पुलकित उसे मनाने के लिए ले गया था और उस बहस के दौरान उसे धक्का लग गया। पुलकित उसे मारना नहीं चाहता था और उस धक्के में पुलकित की मौत हो गई। पुलकित बाद में डर गया और उस डर के कारण पुलकित ने ये बात छिपाई, क्योंकि पुलकित एक इरादतन अपराधी नहीं था, तो घबराने की वजह से पूरी चीज़ की। बाकी वो इसका वकील कह देगा कि इसका मीडिया ट्रायल हुआ है, लेकिन जज साहब मीडिया ट्रायल के आधार पर थोड़ी क्या किसी को आप फांसी की सज़ा दे देंगे। तो पुलकित ने हत्या जरूर की है, लेकिन वो गैर इरादतन हत्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, सदोष मानववध है, तो इसे 10 साल की सज़ा दे दी जाए। अब सरकार का वकील क्या कर लेगा? अगर वो एक इस तरीके का आर्गुमेंट यहाँ पे बना करके ले आए जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो हम मीडिया में समाचार पत्रों में रिपोर्ट सुन रहे हैं, उस रिपोर्ट को तो सामने वाला वकील ये एक कहानी सामने गढ़ देगा, फिर जज साहब के सामने दोनों कहानियाँ आ जाएंगी। किस पे विश्वास कीजिएगा आप? कहानी तो ये भी ठीक ठाक ही लग रही है, तो इस बात को जरा समझना होगा। यहाँ पर क्या हमारे पास अकाट्य सबूत हैं जिन पे कोई इफ या बट नहीं लगाया जा सकता? ये अपने आप में एक बहुत सोचने की बात है। गौर से समझिए कि यहाँ पर ये जो एविडेंस हैं, क्या इन डिजिटल एविडेंसों में ऐसा है कि प्री प्लानिंग थी? कुछ ऐसा है सरकार के पास जिसमें, या एसआईटी के पास, जिसमें ये पता चल रहा है कि पुलकित और उसके 2 साथियों ने मिलकर के पूर्व नियोजित हत्या का प्लान बनाया था? ऐसा प्रूफ है? एक प्रश्न ये उठता है, क्योंकि जिससे साबित ना हो जाए कि अंकिता की गैर इरादतन हत्या नहीं ये होता है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि बाद में फिर आप लोग भी हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। और अगर एसआईटी को लगता है कि नहीं हमारे पास ऐसे सबूत नहीं है, तो अभी भी सीबीआई को लेके आए और पहले ऐसे सबूत इकट्ठा करो, क्योंकि न्याय जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि अंकिता के साथ अन्याय हो जाए। मैं यही पॉइंट लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलकित का वकील कोर्ट में इसे सदोष मानववध या गैर इरादतन हत्या में न परिवर्तित करा दे, क्योंकि सरकार के वकील कैसे होते हैं आप लोग इस बात को समझते हैं। और मेरे जैसे एक छोटे से कानून के जानकार ने, जिसको कुछ पता भी नहीं है, 2-4 लाइनें पढ़ी हैं जिसने, उसने इतनी स्टोरी बना के इनकी चार्जशीट को हवा में उड़ा दिया। तो पुलकित के पिता के पास तो इतने सारे पैसे हैं, वो अपने बड़े बड़े वकीलों से नई हाइपोथेसिस गाड़ देंगे, तो आप क्या कीजिएगा? ये सवाल मूल सवाल है, ये प्रश्न मूल प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिलना चाहिए। अब इसके बाद एक पॉइंट में यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ कि इस केस में कितने प्रतिशत चांसेस हैं। देखिए, फांसी के लिए रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस होना चाहिए कि जैसा भूतपूर्व में कभी ना हुआ हो। तो ऐसे में पुलिस को अकाट्य ऐसे साक्ष्य देने पड़ेंगे जिन पे कोई नो इफ नो बट, तब जाके मामला 302 में प्रूफ होगा। अन्यथा अदालत में, मीडिया में, हम यूट्यूब पे, टीवी पे भले ही कितना हम साबित करते रहें कि खून है, कोर्ट में ये मामला साबित करने के लिए बहुत सबूतों की जरूरत पड़ेगी। 72-73 घंटे और बचे हैं जिसमें हम बात। दूसरा चांसेस आप खुद अनुमान लगाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि होगा कि नहीं होगा फांसी करके। और एक बात मैं आपको और कह दूं कि देखिए, मैंने केवल आपको एक लीगल एंगल बताया है, कि ऐसा नहीं है कि कानून केवल दुनिया में मुझे ही पता है या मैं कोई रास्ता दिखा रहा हूँ। मेरे से हजार गुना होशियार वकील वहाँ पे मौजूद हैं जो ऐसी थियरीज गढ़ सकते हैं, पुलकित को बचा सकते हैं। हो सकता है उत्तराखंड की सरकार को ये बात नहीं पता थी, तो ऐसा आप ब्लूप्रिंट तैयार करें जिसमें से कोई लूपहोल ना छोड़े। ये जो अभी मैंने एक स्टोरी आपको बताई, इस स्टोरी के आधार पे आप देखें इसको, कुछ भी एक नई कहानी वो गढ़ने से पहले। दूसरा, केदार भंडारी के केस का लीगल एस्पेक्ट भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि लगातार हम केदार को ढूंढने की मुहिम में भी राष्ट्र नीति उत्तराखंड प्रयास कर रहा है। तो हमने पहले भी कहा था, मैं फिर कह दूं कि भैया 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के सुप्रीम कोर्ट जाइए और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगिए। आपके माता पिता से मैं अपील कर रहा हूँ, यही एक कानूनी औजार, एक कानूनी रास्ता यहाँ पर बचा। तो आज का ये विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और इस केस में नए एंगल खोलता हो और आपको हमारी रिसर्च मेहनत पसंद आती हो, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अंकिता की मुहिम को हम लगातार उठाएंगे, उठाते रहे हैं, उठाएंगे भी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।